हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ वीटा। माय नेम इज़ आराध्या। आज हम लोग फिर से एमसीक्यू सीरीज़ में एक नया लेक्चर वीडियो लेकर आए हैं और आज हम लोग प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 के 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस इसमें कवर करने वाले हैं। राजस्थान जुडिशरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें कवर करेंगे, प्लस जनरली भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस एक्ट से वो सब कवर किया गया है एंड ये 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे तो आप इसे एक्ट पढ़ने से पहले इस वीडियो को देख सकते हैं तो आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस जुडिशरी जैसे एग्जाम में बनते हैं, या फिर जब आपने एक्ट पूरा पढ़ लिया है तो उसके बाद आप इस वीडियो को देखें और हमारे आंसर बताने से पहले खुद आंसर अपने आप अपने नोटबुक में लिखते रहें, तो आप इसे एनालाइज कर पाएंगे कि आपका ये सब्जेक्ट कितना प्रिपेयर हो गया है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। 2011 में ये आया है प्रीवियस ईयर में। सवाल है दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन विच इज प्रीसिडेंट टू द रिलीज ऑफ एन ऑफेंडर ऑन प्रोबेशन अंडर सेक्शन 4। तो जो इस एक्ट का सेक्शन 4 है वो प्रोबेशन की बात करता है कि ऑफेंडर को प्रोबेशन पर रिलीज किया जा सकता है। तो उसकी कुछ कंडीशंस बताइए सेक्शन 4 में। तो यहाँ पूछा है कि यहाँ जो 4 पॉइंट्स दिए हैं उनमें से कौन सी जो है वो कंडीशन नहीं मानी जाएगी एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 4। तो पहला है द सर्कमस्टांसेस ऑफ केस, तो वो माना जाएगा। दूसरा है ऑफेंस का नेचर। तीसरा है ऑफेंडर का कैरेक्टर। तो ये सभी एसेंशियल कंडीशंस होती हैं जिसके बेसिस पे जज डिसाइड करते हैं कि प्रोबेशन पर रिलीज करना है या नहीं करना है। डी कह रहा है द अमाउंट ऑफ डैमेज विच इज कॉज बाय ऑफेंडर। तो गाइज ये ऑप्शन गलत है, इसीलिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है डी। अमाउंट ऑफ डैमेज जो है इसका जिक्र कहीं भी सेक्शन 4 में नहीं किया गया है। उसमें यही मेंशन है दैट सेक्शन 4 रिक्वायर्स द कोर्ट टू कंसिडर द नेचर ऑफ ऑफेंस, द nature of circumstances of the case and the character of the offender, right? So D is the correct answer here. The next question is based on a case law. क्वेश्चन पूछा है कि जो हमारे पास ये 4 केसेस दिए हैं, इन विच ऑफ द लीडिंग केसेस द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 3 और 4 of this act is subject to the limitations which are laid down in these provisions, and the words may direct in section 4 does not mean must direct. ठीक है, तो किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि सेक्शन 3 और जो सेक्शन 4 का जो बेनिफिट प्रदान किया जाता है ऑफेंडर्स को वो कुछ लिमिटेशंस के अंदर उसके विद इन जो है वर्क करते हैं। ठीक है, कुछ प्रोविजंस, इन्हीं प्रोविजंस के अंदर जो लिमिटेशंस दी हैं उन्हीं के अंदर जो है ये बेनिफिट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड ऑल्सो सेक्शन 4 में जो मे डायरेक्ट का जो आप इंटरप्रिटेशन करेंगे तो वहाँ पे आपको मे डायरेक्ट को मस्ट डायरेक्ट से नहीं कंफ्यूज करना है, यहाँ पे डिस्क्रिशन है कोर्ट का। ठीक है, तो गाइज ये जो बात है ना ये कही गई थी राम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के केस में ऑफ 1973, जिसमें कोर्ट ने कहा दैट इन सेक्शन 4 मे डायरेक्ट इम्प्लाइज जुडिशियल डिस्क्रिशन एंड इट डज नॉट मीन बाय एनी सेंस ऑफ एनी कंपल्जन अपॉन द कोर्ट और द जुडिशरी, राइट? सो दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन। 2013 का क्वेश्चन है, ये आया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन इज वेरी सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट कब इनेक्ट हुआ। ठीक है, तो इसका डेट ऑफ इनेक्टमेंट है 16 मई 1958, आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द सेक्शन 4 द कोर्ट में रिलीज एन ऑफेंडर ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग। ठीक है, तो मतलब बोल रहे हैं कि किस सेक्शन 4 के तहत कोर्ट जो है जब प्रोबेशन के बेसिस पे ऑफेंडर को रिलीज करती है ऑन द बेसिस ऑफ द गुड कंडक्ट ऑफ अ ऑफेंडर, की ऑफेंडर का अच्छा कंडक्ट है। ठीक है, ही इज बिहेविंग वेल इन द प्रिजन फॉर कितने पीरियड तक वो अच्छा बिहेव कर रही है। सो एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 4 इट अलाउज प्रोबेशन फॉर अप टू 3 years। ठीक है, तो 3 साल तक का प्रोबेशन जो है यहाँ पर प्रदान किया जा सकता है। सो देयरफॉर सी इज द राइट आंसर हियर। तो ये क्वेश्चंस डायरेक्ट है, मतलब कुछ भी आपसे आपका माइंड का यूजेज का तो कोई पॉइंट ही नहीं है। अगर आपने बैरक का लैंग्वेज करेक्टली पढ़ा है ना, तो उससे आप ये क्वेश्चन के आंसर्स इजीली कर सकते हैं। तो सभी लोग कहते हैं कि बड़े से बड़े प्रोफेसर एक ही बात कहते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम को लेके, स्पेशली हम लॉ के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि अगर आपने बेयरेक्ट पढ़ लिया तो प्रिलिमिनरी आपका क्लियर है। प्रिलिमिनरी पूरे का पूरा जो है वो बेयरेक्ट पर ही बेस्ड रहता है, आपको किसी टेक्स्ट बुक की, किसी ऑथर की बुक की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। बस हाँ, आपको बेयरेक्ट के अलावा लैंडमार्क जजमेंट्स देखने रहते हैं, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन इज विच सेक्शन अलाउज द कोर्ट टू रिक्वायर द ऑफेंडर टू पे द कॉम्पनसेशन एंड कॉस्ट। तो गाइस कॉम्पनसेशन एंड कॉस्ट की बात सेक्शन 5 में कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेक्शन डील्स विद द प्रोसीजर व्हेन एन ऑफेंडर फेल्स टू ऑब्जर्व द बॉन्ड कंडीशंस। जब ऑफेंडर फेल हो जाता है, जो बॉन्ड उससे भरवाया जाता है उसकी कंडीशंस फुलफिल करने में, तो उसका प्रोसीजर प्रोवाइड किया गया है इन सेक्शन 9। सेक्शन 9 डील्स विद द प्रोसीजर फॉर ब्रीच ऑफ बॉन्ड कंडीशंस। ठीक है, so B is the right answer here.
नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, दैट विच इज़ नॉट द ड्यूटी ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर. सो इस एक्ट में प्रोबेशन ऑफिसर कब अपॉइंट होंगे, कैसे अपॉइंट होंगे, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, ये सब प्रदान किया गया है. ठीक है, तो सेक्शन 14 में इनकी ड्यूटीज़ का जिक्र किया गया है. तो इसमें से कौन कौन सी ड्यूटी है? सो टू सुपरवाइज द प्रोबेशनर्स प्लेस्ड under his supervision. So yes, this is one of a duty. To advise and assist the offenders in payment of compensation. Yes, this is a duty. To inquire into the circumstances, home surroundings of person accused. Yes, this is one of the duty. To arrange the lodging and boarding of probationer. तो ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि प्रोबेशन ऑफिसर का ये ड्यूटी कि वो प्रोबेशनर्स का बोर्डिंग और लॉजिंग वगैरह मैनेज करेंगे. दिस इज नॉट द ड्यूटी. सो हियर डी इज द राइट आंसर. अगेन अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन. मोस्टली ऑल द क्वेश्चंस यूज्ड टू बी डायरेक्ट, राइट. Next question is, the benefit of probation under section 6 is specifically directed towards. So section 6 में जो benefit of probation है, that is directly specifically directed towards the offenders under 21 years of age. ठीक है, तो section 6 जो है special consideration to this age group उसकी बात करता है, right. Question number 9 is, in Ram Prakash versus State of Himachal Pradesh, Supreme Court held that. तो ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया था दैट सेक्शन 4 में जो मे डायरेक्ट है इसका मतलब है कोर्ट की डिस्क्रिशन. यहाँ पे आप इसको मस्ट डायरेक्ट से कंफ्यूज नहीं करेंगे. तो इसका करेक्ट आंसर है सी. ठीक है, ओके. 10th क्वेश्चन इज, द मिनिमम पीरियड ऑफ सुपरविजन अंडर अ सुपरविजन ऑर्डर इज. तो सुपरविजन ऑर्डर जो दिया जाता है, ठीक है, उसका मिनिमम पीरियड क्या है? उसका मिनिमम पीरियड है 1 ईयर. और ये बात आप सेक्शन 4 में पढ़िएगा. ठीक है, 1 ईयर इज द मिनिमम पीरियड ऑफ सुपरविजन जो कि ऑर्डर दिया जाता है कि 1 साल तक आप प्रोबेशन ऑफिसर्स को या कंसर्न अथॉरिटीज़ को ऑर्डर दिया जाता है कि ये जिसको रिलीज़ किया गया ऑफेंडर को उसके ऊपर एक सुपरविजन मेंटेन रखा जाए. ठीक है, कि वो किस ठीक तरह से या जिन कंडीशंस पे उसको रिलीज़ किया गया है वो कंडीशंस को फॉलो अप कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कैसा उसका कंडक्ट है इन द सोसाइटी. Question number 11 is, which section deals with the powers of court to vary the conditions of probation. ठीक है, तो ये सेक्शन 7 में है दैट ये पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास, ये पावर है कोर्ट के पास कि वो प्रोबेशन में जो कंडीशंस है उनको वेरी कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है, चेंज कर सकती है, डिमिनिश कर सकती है. सो दिस इज सेक्शन 7, राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज, who has the powers to frame the rules under section 17. तो रूल्स बनाने की पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास to frame the rules with the approval of central government. So therefore A is the right answer. section 17 में ये पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास. 2016 का क्वेश्चन है ये. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. हमारे पास 4 स्टेटमेंट है, हमको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. पहला स्टेटमेंट है, on failure to observe any of the conditions of bond entered under section 4, the court is at discretion to sentence the offender for the original offence or to impose a penalty up to 50. This is very correct and this is absolutely mentioned in the act कि अगर जो सेक्शन 4 की कंडीशंस के तहत प्रोबेशन पे जो भेजा गया था, ठीक है, बॉन्ड जो फिल कराया गया था ऑफेंडर का, अगर वो उन कंडीशंस को फुलफिल करने में फेल हो रहा है तो फिर ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि वो चाहे तो वो ऑफेंडर को वापस से उसके ओरिजिनल ऑफेंस का जो उसका सेंटेंस था वो उसको उसके ऊपर इम्पोज कर सकते हैं या फिर उसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं अप टू 50 years इन केस ऑफ फेलियर. ठीक है, तो दिस इज करेक्ट. हमें करेक्ट पूछे ना, तो ए तो है. अब देखो जैसे बी में नहीं है ये, तो इसको कट कर दो, इसको कट कर दो. अब 2 ऑप्शन है हमारे पास. ठीक है, बी पढ़ते हैं, एन ऑफेंडर एबव द एज ऑफ 21 years कैन नॉट बी ग्रांटेड प्रोबेशन अंडर सेक्शन 3 and 4. नहीं, ऐसा नहीं है. जब आप 21 years का वो स्पेसिफिक सेक्शन पढ़ेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि दैट दिस इज रॉन्ग. सी क्या कह रहे हैं? सी कह रहे हैं दैट ऑन फेलियर ऑफ द ऑफेंडर टू एंटर अ फ्रेश बॉन्ड ऑन एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट अंडर सेक्शन 8, द कोर्ट शैल नॉट सेंटेंस हिम फॉर द ऑफेंस for which he was found guilty. No, this is again wrong. What is D stating? The amount of compensation which is imposed on offender under section 5 can be recovered as fine. Yes, this is mentioned that it can be recovered as fine as per the provisions of CRPC. So हमारा A सही है, D सही है. So D is the right answer. ठीक है, ऐसे होता है एलिमिनेशन. D is the right answer. ये भी आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. ओके, क्वेश्चन नंबर 14. विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट सेक्शन 3. ठीक है, इसमें हमें बताना है कि सेक्शन 3 के रिगार्डिंग में से कौन सी बात सही नहीं है. सो इट अप्लाइज टू ऑफेंसेस विच इज़ पनिशेबल विद डेथ
So this is true, no this is not true. सेक्शन 3 क्लियरली बताता है दैट इट डज नॉट अप्लाई टू सीरियस ऑफेंसेस, ठीक है. इट अप्लाइज टू ऑफेंसेस विच इज पनिशेबल नॉट एक्सीडिंग 2 years, दिस इज करेक्ट. इट अलाउज रिलीज आफ्टर एडमोनिशन, दिस इज करेक्ट. एंड दिस इज डिस्क्रिशनरी. तो गाइज बी सी डी करेक्ट है, लेकिन हमारा ए जो स्टेटमेंट है वो गलत है, ठीक है. इट डज नॉट अप्लाई टू ऑफेंसेस विच इज पनिशेबल विद डेथ, राइट. So A is the correct answer. Question number 15. Which section declares probation officers as public servants? बताइए कौन से सेक्शन में मेंशन है कि जो प्रोबेशन ऑफिसर्स अपॉइंट किए जा रहे हैं इस एक्ट में वो पब्लिक सर्वेंट कंसिडर किए जाएंगे एज पर द प्रोविजंस ऑफ आईपीसी. तो दिस इज सेक्शन 15. सेक्शन 15, राइट. Okay, question number 16 is which case established that the benefit of this act applies only in petty cases, not for offences leading to communal tension, ठीक है. तो किस केस में ये बात बोली गई थी कि एक्ट सिर्फ उन्हीं केसेस पे अप्लाई होगा जो छोटे मोटे केस हैं, ट्रिवियल मैटर्स हैं, उन पे नहीं जो कम्युनल टेंशन रिलेटेड मैटर्स हैं. सो गाइज दिस वाज हेल्ड इन अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है. इसमें कोर्ट ने कहा दैट प्रोबेशन इज नॉट सुइटेबल इन केसेस इन्वॉल्विंग द कम्युनल टेंशन. सो अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान इज द करेक्ट आंसर. Question number 17 is a court after holding trial, convict and grant the benefits of this act to an accused. Which order is impermissible in law? ऐसा कौन सा ऑर्डर है जो इस एक्ट के तहत नहीं दिया जा सकता है? तो गाइज यहाँ मेंशन है, आप बी पॉइंट पढ़ो. टू डायरेक्ट अंडर सेक्शन 12 दैट द कन्विक्शन शैल नॉट हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन हिज सर्विस, ठीक है. नहीं, rather section 12 automatically relieve the disqualifications, the court cannot direct it, ठीक है. so therefore B is the right answer here, ठीक है. direct जो है वो under section 12 it is mentioned that the conviction shall not have an adverse impact upon his service. This is again a PYQ. Question number 18 is in Fool Singh versus state of Haryana the court denied the probation because, तो इस केस में कोर्ट ने ऑफेंडर को प्रोबेशन देने से डिनाई कर दिया था, मना कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे जो ऑफेंडर था यहाँ पे जो ऑफेंस था वो सेक्सुअल नेचर का था. उसका सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस देखते हुए कोर्ट ने प्रोबेशन डिनाई कर दिया था. दिस इज फूल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ठीक है. सो बी इज द राइट आंसर हियर. 19th क्वेश्चन इज विच सेक्शन डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ सीआरपीसी प्रोविजंस टू बॉन्ड एंड सिक्योरिटी. किस सेक्शन के तहत ये बोला गया है कि सीआरपीसी में जो बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज़ का जो प्रोविजंस है वो यहाँ पर अप्लाई होगा. सो हियर इट इज सेक्शन 10, ठीक है. सेक्शन 10 में ये बताया गया. 20th क्वेश्चन इज विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर सेविंग ऑफ ऑपरेशन ऑफ सर्टेन इनेक्टमेंट्स. कि कुछ इनेक्टमेंट्स इससे एक्सक्लूडेड रहेंगे. तो ये जो एक्सक्लूजन का जो कॉन्सेप्ट है, सेविंग का जो प्रोविजन है, ये सेक्शन 18 है. इट प्रोवाइड्स फॉर सेविंग ऑफ ऑपरेशन ऑफ सर्टेन इनेक्टमेंट्स, राइट. क्वेश्चन 21 इज अंडर विच प्रोविजन ऑफ लॉ, यानी कि इस एक्ट के किस सेक्शन के तहत द कोर्ट वाइल कंसिडरिंग द केस ऑफ अ पर्सन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू कॉल फॉर द रिपोर्ट ऑफ पब्लिक प्रोबेशन ऑफिसर, ठीक है. कि मतलब वो ऑफेंस जिसमें जो ऑफेंडर है वो ना तो डेथ के लिए सेंटेंस के लिए लायबल है, ना ही इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का पनिशमेंट उस पर इम्पोज किया गया है, ठीक है. तो ऐसे कन्विक्ट के अगेंस्ट जो है जब मैटर आता है कोर्ट के सामने, तो कोर्ट का ये ऑब्लिगेशन है, सबसे पहले कोर्ट जो है प्रोबेशन ऑफिसर का जो रिपोर्ट है उसको मंगाते हैं. तो ये बात किस सेक्शन में कही गई. सो गाइस दिस इज सेक्शन 4, उसका क्लॉज 2 पढ़ना है. इट मैंडेट्स द कोर्ट टू कंसिडर द प्रोबेशन ऑफिसर्स रिपोर्ट बिफोर रिलीजिंग एन ऑफेंडर ऑन प्रोबेशन, ठीक है. सो हियर इट इज सेक्शन 4, ठीक है. सो 3 इज द राइट आंसर. 22 इज द एक्ट वॉज इनेक्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ. तो क्या ऑब्जेक्टिव था इस एक्ट को लाने का. इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव था कि रिहैबिलिटेशन, इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है रिहैबिलिटेशन प्रदान करना, ठीक है. जो लोग ऑफेंसेस कमिट करते हैं उनको सही शिक्षा प्रदान करना. और ये है इसका ऑब्जेक्टिव कि पनिशमेंट इज़ नॉट द राइट स्टेप, ठीक है. हमें यूथ्स को जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं उनको रिफॉर्म करना है ना, उनको सही रास्ते पर लाना है. तो बी इज़ द राइट आंसर, रिफॉर्मिंग द यूथफुल एंड फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स. क्वेश्चन नंबर 23 इज विच इज़ नॉट अ पावर ऑफ हाई कोर्ट अंडर दिस एक्ट, ठीक है. कौन सी पावर नहीं है. तो पहला कह रहे हैं ग्रांटिंग प्रोबेशन एंड अपील, ये है. मॉडिफाइंग द कंडीशंस ऑफ प्रोबेशन, ये भी है. इम्पोजिंग ग्रेटर पनिशमेंट एंड ट्रायल कोर्ट, ये पावर नहीं है हाई कोर्ट के पास, ठीक है. द अपीलेट और रिविजनल कोर्ट कैन नॉट इन्हांस द पनिशमेंट बियॉन्ड ट्रायल कोर्ट, ये बात आप याद रखना, ठीक है. रिलीजिंग द ऑफेंडर आफ्टर एडमोनिशन, ये भी है. एडमोनिशन का मतलब पता है, डांट फटकार लगा के, है ना, रिलीज कर देना. सो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर. 24th question is while releasing the offenders after admonition under this act which fact need not be taken into consideration. तो ऐसा कौन सा फैक्ट है. पहला है नंबर ऑफ प्रीवियसली रजिस्टर्ड केसेस अगेंस्ट द अक्यूज्ड.
नेक्स्ट है द नेचर ऑफ ऑफेंस, फिर कैरेक्टर ऑफ ऑफेंडर, द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस. तो गाइज पहले उसके ऊपर कितने केसेस लगे हुए हैं ये बात नहीं देखी जाती है एट दैट पॉइंट ऑफ जब एडमोनिशन के बेसिस पे डांट फटकार लगा के रिलीज किया जा रहा है ऑफेंडर को. उसने ट्रिवियल ऑफेंस कमिट किया है या कह लो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, ठीक है. सब चीज़ों को लेते हैं ध्यान में कि ऑफेंस का नेचर क्या था, ऑफेंडर का करेक्टर क्या है, पनिशमेंट कितनी इम्पोज की गई, ये सब चीज़ें देख के किया जाता है. नंबर ऑफ प्रीवियसली रजिस्टर्ड केसेस का यहाँ पर कंसिडरेशन नहीं लिया जाता है. 25th question here is under section 17 of the act the rules can be framed by, तो ये I think question हो गया है ऊपर. It is that the rules are framed by state government with the approval of central government. So 4 is the right answer. अच्छा इसलिए आया है क्योंकि 2-3 बार अलग अलग प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है, इसलिए हमने इसको दोबारा ऐड ऑन कर लिया था. ठीक है, एक बार आई थिंक 2015 या 13 में आया था, अब 2021 में भी आ गया है. Next, 26th question is, in which case Supreme Court held that the provisions in section 360 of CRPC are not excluded by this act. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में ये बोला कि CRPC का जो सेक्शन 360 का जो प्रोविजन है, ठीक है, वो इस एक्ट के एप्लीकेशन को एक्सक्लूड नहीं करता है. दे आर नॉट एक्सक्लूडेड बाय दिस एक्ट. ठीक है, इस एक्ट से उस CRPC का प्रोविजन एक्सक्लूड नहीं होता है. तो ये बात कही गई थी लखन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ MP में. कोर्ट ने कहा दैट 360 एंड 360 ऑफ CRPC एंड दिस एक्ट कैन को एग्जिस्ट, वो को एग्जिस्ट कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज लखन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ MP 2013. क्वेश्चन नंबर 27 इज, क्या कह रहे हैं, accused prays before the court to see the report of probation officer under section 4 and 6 of the act. In this regard which statement is correct. ठीक है, तो accused जो है कोर्ट के सामने प्रे कर रहा है कि हमें जो प्रोबेशन ऑफिसर ने रिपोर्ट तैयार किया है वो हमें देखने को दी जाए अंडर सेक्शन आइदर 4 और 6. तो यहाँ पे इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. देखो ये रीसेंट 2024 में पूछा गया था. ठीक है, तो देखिए ये बोला जाता है अगर आप प्रोविजन पढ़ेंगे कि ये जो रिपोर्ट है ये कॉन्फिडेंशियल होती है. ठीक है, लेकिन कोर्ट को अगर फिट लगे, कोर्ट को ठीक लगे तो उसका जो सब्सटेंस है, ठीक है, वो कम्युनिकेट किया जा सकता है टू द अक्यूज. ये बात कही गई है. तो देखो ये बात पॉइंट नंबर 3 में मेंशन है दैट सच रिपोर्ट इज कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ऑल्दो द कोर्ट मे इफ थिंग्स फिट communicate the substance to the accused. So yeah, therefore 3 is the right answer here. Okay. 28. Under section 6, before sentencing a person under 21 years, the court must, तो क्या condition है, the court must record the reasons for not granting the probation. कि अगर आप जब उसको उसके ऊपर सेंटेंस इम्पोज कर रहे हो तो फिर आपको यहाँ पे रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि क्या ऐसा रीज़न है कि आप उसको प्रोबेशन पे रिलीज़ नहीं कर रहे हो. ठीक है, और आप उसके ऊपर सेंटेंस इम्पोज कर रहे हो. तो B इज़ द राइट आंसर ही. ठीक है. 29th क्वेश्चन इज विच इज़ इम्पॉसिबल अंडर सेक्शन 12. सो ये हमने ऊपर भी कवर किया है. डिसक्वालिफिकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिस, डिसक्वालिफिकेशन फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन, डिसक्वालिफिकेशन फ्रॉम होल्डिंग पब्लिक ऑफिस. सेक्शन 12 जो है इस सब तरह के डिसक्वालिफिकेशन को रिमूव करता है कि which are attached to the conviction under section 3 or 4, right? So therefore all of them are the correct here. 30th question is definition से आया क्वेश्चन that the term probation officer is defined in. तो देखिए जो मोटे मोटे आपके टर्म्स हैं उन्हें तो आप तैयार करके जाना कि ये किस में है. तो प्रोबेशन ऑफिसर तो बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज इन सेक्शन 2D. ठीक है, सो B इज द राइट आंसर. 31st क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैंडेटरी कंसिडरेशन बिफोर ग्रांटिंग द प्रोबेशन. तो क्या मैंडेटरी नहीं है. सो प्रोबेशन ऑफिसर का रिपोर्ट मैंडेटरी है, सर्कमस्टांस ऑफ केस मैंडेटरी है. क्या ऑफेंडर का कास्ट या रिलीजन मैंडेटरी? नॉट एट ऑल. ऑफेंडर का फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन मैंडेटरी. B इज द राइट आंसर क्योंकि यहाँ पे बोला कि क्या मैंडेटरी नहीं है. ठीक है. 32 क्वेश्चन इज इन लखन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ MP सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, हमने ऊपर भी कवर किया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दैट 360 सेक्शन ऑफ CRPC एंड दिस एक्ट दे कैन को एग्जिस्ट, ये साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं, है ना. सो C इज द राइट आंसर. 33 which is not true about section 5. okay, so section 5 applies to any offense, not just IPC offenses. ठीक है, ये हर तरह के ऑफेंस पे अप्लाई होता है. ये बात गलत है. ठीक है, इट जस्ट नॉट ओनली अप्लाइज टू ऑफेंसेज अंडर IPC, बाकी सब सही है. दैट इट अलाउज कॉम्पनसेशन टू विक्टिम, इट अलाउज रिकवरी एज फाइन, इट कैन बी यूज्ड एज 3 और 4. सेक्शन 5 पढ़ना समझ आ जाएगा. 34th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच ऑफ बॉन्ड अंडर सेक्शन 9. ठीक है, क्या कॉन्सिक्वेंस नहीं है. तो केस का रीट्रायल नहीं होता. देखो प्रोबेशन रिवोक हो सकता है, फाइन इम्पोज हो सकता है, आपको वापस से ओरिजिनल सेंटेंस इम्पोज किया जा सकता है, लेकिन रीट्रायल ऑफ केस नहीं होगा. दिस इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच ऑफ बॉन्ड अंडर सेक्शन 9. सो देयरफॉर C इज द राइट आंसर.
Question number 35th is, in which of the following case the court held that there is no bar under this act to extend the benefit of probation to a convict aged 21 above 21 years? So किस केस में कोर्ट ने क्लेरिफाई किया था that the age above 21 is not a bar to probation under section 3 or 4? This is Naval Kishore versus state of Rajasthan of 2024. ठीक है, these all are the important landmark judgments related to this act. ठीक है, ये सारे क्वेश्चन लैंडमार्क जजमेंट्स पे ही निकाले गए हैं, तो आप इनको तैयार कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट ट्रू अबाउट सेक्शन 10. ओके, सो it overrides CRPC, it applies CRPC provisions to bonds and surety. Yes, भी है ना सही. Section 10 बात करता है that the provisions of bond and surety related to CRPC are applied in this act. It applies to only to juvenile. It is applicable. नहीं, only B is the right answer here. ठीक है, B is the right answer. 37th question is which is not a requirement under section 1, under section 6 clause 1. Okay, तो क्या requirement नहीं है यहाँ पे? So offender must be under 21. Offender must be punishable with life imprisonment. नहीं. The court must record reasons if not granting. ये सही है. Court must consider probation. Okay, so not तो B हो गया right answer. बाकी सब सही है क्योंकि. Okay, 38. तो मतलब द पॉइंट इज, आप इन क्वेश्चन से एक चीज़ समझो कि सिर्फ इतना ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने इंडेक्स पढ़ लिया एंड यू जस्ट नो कि किस सेक्शन में क्या बात लिखी है. नहीं, सेक्शन के अंदर आपको प्रोविजन पूरा पढ़ना पड़ेगा. स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम, क्योंकि उसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं और इस तरह के आते हैं. तो इसीलिए आपको हर बात पता होनी चाहिए. इवन इतनी पता होनी चाहिए कि यहाँ पे कोर्ट में है या कोर्ट मस्ट है ना, क्योंकि लॉ की जो पढ़ाई है वो है ही इन टेक्निकलिटीज़ पे बेस्ड. तो इन चीज़ों को ध्यान रखना. 38th question is which of the following is not a power of high court under this act? Okay, so पहला है granting the probation in appeal, releasing the offender and after admonition, imposing a sentence higher than trial. ये नहीं है. I think we have covered this question earlier as well. 39th question is which section deals with the protection of action which is taken in good faith? So this is in section 16. ठीक है, section 16 protects the actions which are taken in good faith under this act. So section 16 is the right answer. 40th question is which is not a valid consideration under section 4. तो क्या valid consideration नहीं है? The age of offender, the character of offender, the victim's consent, the circumstances of the case. So here victim's consent is not the point. ठीक है, section 4 does not require the victim's consent. Only legal and rehabilitative factors are considered, right? So victim's consent is not the point here to be taken into consideration while granting probation. 41st question is which of the following is not true about section 3? Okay, it applies to offences punishable with imprisonment up to 2 years. This is correct. It allows release after admonition. This is correct. It is mandatory for first time offender. This is correct. It is discretionary. No, it is mandatory for first time. नहीं, mandate का ऑप्शन कहाँ से आ गया? चाहे सेक्शन 3 की बात करें चाहे सेक्शन 4 की बात करें, यहाँ पे कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है भाई, है ना. तो सी इज इनकरेक्ट. मैंने यहाँ पे डिस्क्रिशन समझा था, बाकी सब सही है. ठीक है, तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर. इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ कोर्ट, है ना, इवन फॉर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स. ओके, 42nd क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट अ पावर ऑफ कोर्ट अंडर सेक्शन 4. इसमें से कौन सा कोर्ट का पावर नहीं है? तो कोर्ट के पास देखो यहाँ पे बेल ग्रांट करने का पावर नहीं होता है, प्रोबेशन पे रिलीज करने का पावर होता है ना, सुपरविजन इम्पोज करने का पावर होता है, सिक्योरिटीज रिक्वायर करने का पावर है, बट granting the bail is not a power here under section 4, right? Okay. 43rd question is which is not a duty of probation officer supervising the offender, submitting the reports to court, arrest the offender, arrest the offender is not a duty here. He is not a law enforcement officer. He has no power to arrest here. So C is the right answer. 44th question is which of the following is not a procedural safeguard under this act? Okay, under this act, right? Right to legal aid है, right to be heard है, right to appeal है, right to cross examine the probation officer. No, it does not, the act does not provide for such a right, right? ऐसा right कहीं provided नहीं है. यहाँ पे report is considered as confidential and court may disclose its substance, वो भी at the court's discretion. तो यहाँ पे cross examining the probation officer, there is no such right available to anybody, right? Question number 45 is which is not a correct statement? Okay, section 4 applies to all offences. No, it does not apply to all offences. It does not apply to offences which are punishable with death or life imprisonment. बाकी देख लेते हैं. Section 3 applies to minor offence. Yes. Section 5 allows compensation. Yes. Section 12 remove disqualification. Yes. तो ठीक है, A is the right answer here. Okay.
We are very close to the ending. 46th question is, which statements are correct? Okay, which statements are correct? Section 3 allows release after admonition for offences which are punishable with imprisonment up to 2 years. Very true, this is correct. Section 4 allows release on probation for offences punishable with life imprisonment. No, it does not apply to life imprisonment cases. This is wrong. Section 6 mandates recording the reasons for not granting probation to offenders under 21. This is true. And Section 12 removes the disqualifications. This is true. So A, C and D, मतलब यहाँ पे ACD करके तो आप इसको ABCD कर दो यार. ACD सही है ना, तो B is the right answer. ठीक है. 47 क्या कह रहे हैं? Identify the correct statement. ठीक है, उसी पैटर्न पे बेस्ड है, देख लेते हैं. Section 5 allows the court to order the compensation. ठीक है. Section 9 deals with breach of bond. ठीक है. Section 8 allows variation. ठीक है. Section 10 overrides all CRPC provisions. No, Section 10 does not override CRPC. It applies CRPC provisions to bonds and surety, है ना. So ABC is correct. ABC is correct. 48 based on assertion reasoning. Okay. Section 12 remove disqualifications attached to conviction. Very true, because a person released under Section 4 is deemed to be acquitted. No, there is no such reasoning which is applied here regarding Section 12. So A is correct but R is false, है ना. So C is the right answer. Okay. 49 क्या है, पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा practical based है. A 20-year-old is convicted under Section 324 IPC for voluntarily causing hurt by dangerous weapon, which carries a punishment of up to 3 years. Okay, ठीक है. The magistrate finds the act to be impulsive with no prior record of the accused. However, the report from probation officer is negative. Now, which is the most legally accurate? Which is most legally accurate statement here? तो क्या क्या हमको पता चला कि 20 साल का लड़का यानी कि 21 ईयर्स से कम का है, इस बात को कंसिडरेशन लेना है. उसने ऑफेंस जो कमिट किया है वो ऑफेंस का पनिशमेंट 3 साल तक का है, ये बात याद रखना है. एंड यहाँ पर उसका कोई भी प्रायर रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन प्रोबेशन ऑफिसर की जो रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव आई है. तो यहाँ पे हम देखते हैं, एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं. पहला कह रहा है द कोर्ट इज बाउंड टू रिलीज द ऑफेंडर अंडर सेक्शन. बाउंड का तो पॉइंट ही नहीं है ना, हमने पहले बता दिया कि कंपल्शन जैसा तो कोई चीज़ नहीं है, एवरीथिंग इज ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट. तो ये तो होगा ही नहीं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. बी क्या कह रहा है, द कोर्ट मस्ट ग्रांट द प्रोबेशन. ये मस्ट वाला बात कहाँ से आ रहा है ना, विदाउट कंसिडरिंग. नो, द कोर्ट मे रिफ्यूज द प्रोबेशन अंडर सेक्शन 6 बट ओनली आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजंस. ठीक है, थोड़ा जेन्युइन लग रहा है. डी क्या कह रहे हैं, द कोर्ट कैन नॉट रिलीज द ऑफेंडर ऑन प्रोबेशन सिंस द ऑफेंस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ वीपन. दिस इज नॉट फिटिंग द थिंग. सी क्या कह रहे हैं, द कोर्ट मे रिफ्यूज द प्रोबेशन. कोर्ट प्रोबेशन रिफ्यूज कर सकते हैं अंडर सेक्शन 6 बट ओनली आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजंस. यस, दिस इज द मोस्ट फिट आंसर हियर. ठीक है. The court works at its discretion, taking into consideration the nature of offense, primarily the nature of offense, the age of offender, the nature of offender, the circumstances of the case, है ना. और अगर सेक्शन 6 में अगर रिफ्यूज़ कर रहे हैं, अगर प्रोबेशन नहीं देना है, तो यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे रीजंस और उसके बाद जो है उसके ऊपर सेंटेंस इम्पोज कर देंगे. ठीक है. सो दिस इज मोस्ट लीगली एक्यूरेट आंसर हियर. Last question of our today's segment is, which is not a procedural safeguard under section 6 clause 2. Okay, calling for a probation officer's report, this is a procedural safeguard. तो ये तो सही है. B कह रहे हैं considering the offender's physical and mental condition, ये भी consideration में लिया जाता है. Recording the reasons for granting the probation, and the last is considering the nature of the offense. Okay, देखो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. फॉर ग्रांटिंग, देखिए हमेशा जो रीजंस रिकॉर्ड किए जाते हैं ना वो तब किए जाते हैं जब हम प्रोबेशन ग्रांट नहीं कर रहे, व्हेन द कोर्ट इज नॉट ग्रांटिंग द प्रोबेशन और व्हेन द कोर्ट इज रिफ्यूजिंग फॉर ग्रांटिंग प्रोबेशन. तो गाइज इसलिए यहाँ पे सी गलत है, क्योंकि सी बोल रहा है कि हम कोर्ट इसलिए रिकॉर्ड करें रीजंस बिकॉज इट इज ग्रांटिंग प्रोबेशन. तो यहाँ पे गलत हो गया ना, ये प्रोसीजरल पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज रॉन्ग, है ना. द Section 6 requires the reasons to be recorded for not granting the probation, है ना. So therefore C is the right answer here. And with this we are done with the 50 top most important questions related to the Probation of Offenders Act of 1958. I hope ये segment आपको help करेगा for whichever exam you're preparing this subject, right. I wish everybody of you जो भी ये lecture देख रहे हैं very very good luck, all the best. Do your best, do it calmly. And please let me know in the comment section how did you find this session, right. इस तरह के
और सेशंस हम लोगों ने अलग अलग लॉ सब्जेक्ट्स के रिलीज़ करे हैं. आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देखिए, चैनल को विज़िट करिए. बहुत सारे इंपॉर्टेंट अच्छे यूज़फुल लेक्चर्स सेगमेंट्स हम लोगों ने अपलोड किए हैं. ठीक है. एंड इट टेक्स इमेंस एफर्ट्स. ठीक है. बहुत सारा एफर्ट लगता है, बहुत सारा टाइम लगता है इन प्रिपेयरिंग देम. और आपके एक एक कॉमेंट्स, जो आपके कॉमेंट्स आते हैं, आपके सजेशंस आते हैं, दे बिकम इमेंसली हेल्पफुल फॉर अस कि हम अगले वीडियोज़ में क्या बेहतर करें, है ना. इसलिए योर कॉमेंट्स, योर इवन नेगेटिव और पॉजिटिव जैसे भी देना है, दे आर हार्टफुली वेलकम. ठीक है. सो दिस वॉज इट. थैंक यू एवरी वन फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे. बाय बाय.